Hello students, welcome to the online class. This is the first part of the unit, genetics. In this part, we are going to cover genetics, variations, mutations, heredity, genes and allele, homozygous and heterozygous, phenotype and genotype, dominant and recessive, cross and Punnett square, and lastly self-pollination and pure line. Okay. So, in this video, we are going to revise the topics which we have already studied in the class 10th में हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम इस पार्ट में सिर्फ रिवीजन करेंगे उन सारे टॉपिक्स का. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स. It is a branch of biology which deals with transmission of heredity and variations from parents to offspring. पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में उनके कैरेक्टर्स को लेकर के, सेम कैरेक्टर्स को लेकर के जाने के प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं, और उन कैरेक्टर्स में अगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज वेरिएशंस. उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशंस कहते हैं. ठीक है, तो बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जो कि हेरिडिटी और वेरिएशन से डील करती है, यानी उनके बारे में बताती है या उनकी स्टडी करवाती है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स. हम इसे क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं. ओके, हेरिडिटी से मतलब होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में सेम कैरेक्टर्स को लेकर के जाना, और वेरिएशंस का मतलब होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनमें थोड़े बहुत चेंजेस आ जाना. ठीक है, तो इन दोनों के बारे में एक साथ जिस जगह पे हम स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स. ओके, जेनेटिक्स टर्म सबसे पहले बैटसन ने 1906 में दिया था, और मेंडल जो है, ग्रीगर जॉन मेंडल जो है, वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने जेनेटिक्स पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं पी प्लांट के थ्रू. ओके, नेक्स्ट इज variations. Variations are the differences present in morphological, physiological and other traits found among individuals belonging to the same family. एक ही फैमिली के जो लोग हैं उनके बीच में अगर कुछ वेरिएशंस पाए जा रहे हैं, कुछ चेंजेस पाए जा रहे हैं, कुछ डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, इट कैन बी फिजिकल और इट कैन बी मॉर्फोलॉजिकल, किसी भी तरीके से हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशंस. ठीक है, सपोज हम अपनी ही फैमिली में देख लेते हैं, वी आर नॉट द क्लोन कॉपी ऑफ ईच अदर. हम लोग बिल्कुल एक दूसरे के क्लोन कॉपी नहीं होते, हम में कुछ वेरिएशंस पाए जाते हैं. हमारी जो सिबलिंग्स होती है वो भी हम एक जैसा नहीं दिखते. ट्विंस कैन बी सेम, ट्विंस जो होते हैं वो एक जैसा हो सकते हैं, बट जो सिबलिंग्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर्स एंड कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, मदर फादर, वो कोई भी हम एक जैसे नहीं दिखते हैं, हम में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं. ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन. एज यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो, देयर इज अ फैमिली ऑफ डॉग. एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, दैट इज डॉग फैमिली, बट देयर आर चेंजेस इन देयर कलर्स, इन देयर हेयर्स, इन देयर ईयर्स, है ना, इन सब में क्या है? चेंजेस हैं. So these changes which can be seen morphologically or physiologically are called as variations. Okay, the next is mutations. Mutations are the sudden inheritable variations which appear in organism due to the changes in genetic material caused by faulty DNA replication. Now you have seen the variations, मतलब क्या होता है? चेंजेस जो कि हमें सामने से नज़र आते हैं, दिखते हैं. ठीक है ना, बट ऐसे चेंजेस जो कि जेनेटिकली हो रहे हैं, यानी जीन्स में हो रहे हैं, पर हमें सामने उसके जो चेंजेस होते हैं वो भी सामने दिख रहे हैं, पर वो चेंजेस क्या हैं? जो होते हैं वो जेनेटिकली भी होते हैं. वो चेंज क्या होते हैं? जीन्स में भी होता है. क्यों होता है? उनके म्यूटेशंस के कारण में, यानी उनमें कुछ फॉल्ट आ गई थी. जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एट दैट टाइम डीएनए में या तो कोई पार्ट ऐड ऑन हो जाता है, या तो कोई पार्ट वहाँ से डिलीट हो जाता है, या तो वो पार्ट वहाँ से कट होकर के रोटेट होकर के फिर ऐड ऑन होता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है? वो जीन्स की जो सीक्वेंस होती है, डीएनए की जो सीक्वेंस होती है, उसमें कुछ फॉल्ट आ जाता है या उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं. दैट चेंजेस इज कॉल्ड एज म्यूटेशंस. उसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशंस कहते हैं. ओके, अगर पार्ट ऐड ऑन होता है तो बॉडी में सर्टन कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ ऐड ऑन चेंजेस हो जाते हैं. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में कि एक हैंड दिया हुआ है, हैंड में कुछ फिंगर्स एक्स्ट्रा हैं. ठीक है, दीज एक्स्ट्रा फिंगर्स आर ड्यू टू द चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर, जो उनके हैंड की जो डीएनए है, उस मतलब इनकी बॉडी का जो डीएनए है, उस जगह पे क्या हुआ? सर्टेन म्यूटेशंस हो गए हैं, जिसके कारण में फिंगर्स के जो नंबर्स हैं, वो जो एग्जैक्ट नंबर होता है, जो नॉर्मल नंबर होता है, उससे कुछ इंक्रीज़ कर गया.
ओके. इन द फ्लावर ऑल्सो यू कैन सी द 2 कलर के फ्लावर हैं, 2 कलर के ऑरेंजेस है, एक ही ऑरेंज में 2 कलर के ऑरेंज है. दीज आर कॉल्ड एज म्यूटेशंस. ठीक है. अब आप नीचे देख सकते हैं कि एक डीएनए की सीक्वेंस दी हुई है, उसी का सेम डीएनए जो कॉपी हो रहा था उस समय क्या हुआ, GAT जो है उस जगह से ब्रेक होकर के उसकी जगह पे एक नया वो पार्ट आके ऐड ऑन होता है जो कि TGC है. ठीक है. क्या है? TGC. तो जब नया पार्ट उस जगह पे ऐड ऑन होता है तो वो क्या हो जाता है, वो उसका एक जो पुरानी वाली सीक्वेंस है उसकी एक नई सीक्वेंस तैयार होती है. ठीक है ना. जब नई सीक्वेंस तैयार होती है तो जो चेंजेस हैं जो पुराने वाले में जो चेंज किया गया है तो उससे क्या हो जाएगा, वो जो नया डीएनए तैयार होगा वो सर्टन चेंज होगा. सपोज दिस इज द डीएनए, ये आपका डीएनए था, इतनी जगह से ये एक डीएनए का पार्ट टूट करके क्या हो गया, अलग हो गया. ठीक है ना. नाउ दिस डीएनए विल टेक प्लेस, ये डीएनए क्या, ये जो सीक्वेंस है ये इसकी जगह पे ऐड ऑन होगा. तो जो नॉर्मल सीक्वेंस थी उसकी जगह पे अब क्या हो गया, चेंज आ गया. क्या ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है TGC ऐड हो रहा है. ठीक है ना. तो क्या हो जाएगा, ये एक नया डीएनए सीक्वेंस बनाएगा और ये सीक्वेंस जो होगी, नई सीक्वेंस जो होगी वो सर्टेन बॉडी में चेंजेस लेकर के आएगी. दिस इज कॉल्ड एज म्यूटेशंस. जो कि जीन्स में जो चेंजेस हो रहे हैं दे आर कॉल्ड एज म्यूटेशंस. ओके. द नेक्स्ट इज हेरिडिटी. The process of passage of genetic traits from one generation to the next is called as inheritance और heredity. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स अगर कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस और हेरिडिटी. से हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहते हैं. सपोज व्हेन अ रेड फिश इज क्रॉस्ड विद अ ब्लू फिश, इन दोनों के कैरेक्टर्स उसके ऑफस्प्रिंग में, यानी रेड भी आ रहा है और ब्लू भी, दोनों कलर की फिश वो हो रही है. तो क्या हो रहा है, ये हेरिडिटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसके जो एंसेस्टर्स थे या उसके जो पेरेंट्स थे उन दोनों के कैरेक्टर्स क्या हैं, उन दोनों के कैरेक्टर्स या एक के कैरेक्टर्स अगर कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में, दिस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस और हेरिडिटी. ओके. द नेक्स्ट इज जीन्स एंड एलील्स. जीन्स, दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. जीन्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस के फंक्शनल यूनिट होते हैं. इट इज़ अ यूनिट ऑफ कैरिंग ऑफ कैरेक्टर्स. One gene is responsible for at least one character. The term was first given by Johansen. It was called factor by Mendel earlier. जीन्स क्या होता है, इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट होती है. ये क्या करती है, कैरेक्टर्स को कैरी फॉरवर्ड करती है. ठीक है ना. एक जीन जो होती है वो एटलीस्ट एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. टर्म सबसे पहले जोहानसन ने दिया था और मेंडल इसे फैक्टर बुलाते थे. ओके. allele, the pair of contrasting characters are called as allele. एक ही तरीके के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, एक पेयर जो कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को बताता है, दोज आर कॉल्ड एज allele. दे आर द फॉर्म्स ऑफ जीन्स. ये क्या होते हैं, जीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं. दे आर ऑफ 2 टाइप्स. इट कैन बी डोमिनेंस और रिसेसिव. alleles या तो डोमिनेंस होते हैं, यानी दोनों ही अगर एक ही तरीके के प्रेजेंट होंगे तो डोमिनेंस मतलब जो कैरेक्टर सामने हमें शो हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंस. एंड रेसेसिव, जो कैरेक्टर्स हमें सामने से शो नहीं हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज रेसेसिव, पर वो बॉडी में प्रेजेंट है. सपोज यू आर क्रिएटिंग अ ड्रामा ऑन द स्टेज. उस ड्रामा के लिए जितने कैरेक्टर्स सामने प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, वो हमें सामने दिखते हैं. दे आर डोमिनेंस, वो क्या है, हमें दिख रहे हैं. पर एट द बैक स्टेज देयर आर सम ऐसे भी लोग हैं जो कि बैक स्टेज वर्क कर रहे हैं, जैसे कि म्यूजिशियंस हो गए, बैकग्राउंड डिज़ाइनर हो गए. ठीक है. ये लोग भी उस ड्रामा के क्या है, पार्ट हैं, बट दे आर नॉट विजिबल एट दैट टाइम. हमें क्या है, वो सामने से विजिबल नहीं, दे आर वर्किंग बैकग्राउंड, वो पीछे से वर्क कर रहे हैं. ठीक है ना. दोज आर कॉल्ड एज रेसेसिव. उसे हम क्या कहते हैं, रेसेसिव कहते हैं. ठीक है. तो अलिल्स क्या होते हैं, जीन्स के फॉर्म होते हैं. दे रिप्रेजेंट जीन्स एंड दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, हमेशा पेयर्स में रहते हैं. एंड इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. इट कैन बी इधर डोमिनेंट, यानी या तो हमें सामने से दिखेगा अलिल, वो से हम डोमिनेंट अलिल कहेंगे, और जो कैरेक्टर्स हमें दिख नहीं रहे हैं वो हमें क्या कहलाएंगे, हमारे रेसेसिव कैरेक्टर्स कहलाएंगे. ओके. द नेक्स्ट इज हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस. When both the alleles on the homologous chromosome are similar in genetic structure is called as homologous or pure breed. Example capital T or small t. ठीक है.
जब एलिल्स, अब मैंने पहले आपको बताया कि एलिल्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, ठीक है, तो ऐसे एलिल्स जो कि जो पेयर बन रहा है एलिल्स का वो दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, तो दिस आर कॉल्ड एज होमोजाइगस। होमो मतलब होता है सेम, ठीक है, होमो मतलब क्या होता है, सेम। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो कि आपस में बिल्कुल सेम है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है, दोज आर कॉल्ड एज होमोजाइगस, ठीक है। सपोज कैपिटल टी, अब ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है, एक कैपिटल टी है तो दूसरा भी कैपिटल टी है, ठीक है, तो दे आर सेम, तो दिस इज कॉल्ड एज होमोजाइगस। क्या कहलाएगा, होमोजाइगस। और स्मॉल टी रहेगा, ये भी एक दूसरे के साथ में सेम है, ठीक है, तो ये भी आपका होमोजाइगस कहलाएगा। हेट्रोजाइगस, हेट्रो मीन्स डिफरेंस, when both the alleles on the homologous chromosomes of the same character are different on contrasting, it is called heterozygous। जब किसी क्रोमोसोम के जो अलिल्स होते हैं वो जब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस और हाइब्रिड, उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड कर सकते। एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी, अब एक अलिल क्या है, कैपिटल है, और दूसरा अलिल क्या है, स्मॉल, तो दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस। क्या होता है, ये हेट्रोजाइगस होता है, ठीक है। तो होमोजाइगस में क्या होता है, जब दोनों कैरेक्टर या तो डोमिनेंट हो, सामने से दिखें, या तो फिर दोनों कैरेक्टर रिसेसिव हो या ना दिखें, ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे, क्योंकि दोनों अलिल्स क्या हैं, बिल्कुल सेम है। जब दोनों अलिल्स में डिफरेंस होता है, एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, एक अलिल आपका रेसेसिव होता है, देन इट इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस। इसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस कहते हैं, यानी आपस में दोनों बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज phenotype and genotype. Genotype means the genetic constitution of structure of the organisms. Genes जो होती हैं, जीन्स के जो आपकी जेनेटिकली मेकअप होता है बॉडी का, दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। उसे हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। सो द जेनेटिक मेकअप इज कॉल्ड एज जीनोटाइप एंड द फिजिकल अपीरियंस, फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीरियंस जो हमको सामने से दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। तो मॉर्फोलॉजिकली जो फिजिकल अपीरियंस हमको सामने का ऑर्गेनिज्म का दिख रहा है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं, पर फिनोटाइप जो होता है वो हमेशा जीनोटाइप के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक मेकअप जो होगा इंसान का वही हमें सामने देखने में मिलेगा, ठीक है। सो फिनोटाइप इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप। द नेक्स्ट is dominant and recessive. The characters which is seen in phenotype in heterozygous condition is called as dominant characters or alleles. Example capital T small t phenotype. The characters which is seen in phenotype in heterozygous condition, जब heterozygous condition होती है यानी कि एक अलील आपका जो अलील्स के पेयर उसमें से एक अलील आपका दोनों अलील्स एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, तो एट दैट टाइम जो कैरेक्टर हमें ज़्यादा सामने से दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज डोमिनेंट। डोमिनेंट हमेशा वो कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें सामने नज़र आते हैं, ठीक है ना, यानी कि अगर मैंने आपको बताया कि सपोज़ एक ही फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, पर हमेशा जो लीडर होता है वही उस फैमिली को लीड करता है, वही उस फैमिली के लिए आगे आता है, तो जिससे जो फैमिली के लिए आगे आ रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज डोमिनेंट, और जो उनके पीछे पीछे उनके कहने से चलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज रेसेसिव। उसे हम क्या कहते हैं, रेसेसिव, जो हमें नहीं दिखता, ठीक है। सपोज़ एक प्लांट है, उसके जेनेटिकली मेकअप में क्या है कि दोनों कैरेक्टर्स, उसके मदर के भी कैरेक्टर्स उसके फादर के भी कैरेक्टर्स हैं, पर हमें देखने में सिर्फ उसके फादर के कैरेक्टर्स ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो जो कैरेक्टर्स हमें सामने दिख रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड एज डोमिनेंट, और जो कैरेक्टर्स उसकी बॉडी में प्रेजेंट है पर दिख नहीं रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड एज रेसेसिव। उसे हम क्या कहते हैं, रेसेसिव कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बैक स्टेज का एग्जांपल आपको दिया था कि जो हमें स्टेज के ऊपर सीन करते हुए दिख रहे हैं दे आर ऑल डोमिनेंट, वो हमें डोमिनेंट दिख रहे हैं क्योंकि हमें फिजिकल अपीयर हो रहा है उनका, ठीक है, और जो स्टेज के पीछे हैं जो हमें दिख नहीं रहे हैं पर प्रेजेंट हैं, उस प्ले का पार्ट है, दैट दोज पर्सनस विल बी कॉल्ड एज रेसेसिव। उसे हम रेसेसिव कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी कैरेक्टर्स जो कि हमें सामने से दिखते हैं दोज आर कॉल्ड एज डोमिनेंट, और ऐसे कैरेक्टर्स जो कि हमें सामने से नहीं दिखते हैं दोज आर कॉल्ड एज रेसेसिव, ओके। द नेक्स्ट इज क्रॉस एंड पुनेट स्क्वायर। क्रॉस, रिप्रोडक्शन बिटवीन टू अपोजिट सेक्स, जब हम दो अपोजिट सेक्स के बीच में रिप्रोडक्शन कराते हैं या फर्टिलाइजेशन कराते हैं दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस। इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं,
Now Punnett square, it is a square diagram that is used to predict the genotypes of a particular cross or breeding experiment. It was named after R.C. Punnett. ये क्या होता है, स्क्वायर डायग्राम होता है जिसमें सर्टन ब्लॉक्स होते हैं और ये किसी भी हमें ऑफस्प्रिंग के लिए उसका जीनोटाइप बताने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पेरेंट्स के जीन्स को लेकर के, पेरेंट्स के अलेल्स को लेकर के हम उसके ऑफस्प्रिंग्स का जीनोटाइप जो होते हैं वो पहले से पता कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पुनेट स्क्वायर, जिसके थ्रू हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पुनेट स्क्वायर। इट वॉज नेम्ड आफ्टर R.C. पुनेट। R.C. पुनेट ने इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम पुनेट स्क्वायर रख दिया गया। ठीक है, Now F1 generation, the generation in which the parents are pure breed of homozygous contrasting characters. F1 जनरेशन वो जनरेशन होता है जब पुनेट स्क्वायर में हम क्रॉस करवाते हैं दो अपोजिट कैरेक्टर्स के बीच में, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमारा F1 जनरेशन होता है। और F2 जनरेशन वो जनरेशन होता है जब हमारा जो रिज़ल्ट F1 जनरेशन में आया है उसी रिज़ल्ट को लेकर के अगर हम सेल्फिंग कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज F2 जनरेशन। ठीक है, व्हेन द पेरेंट्स आर टेकन फ्रॉम जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन। ठीक है, सपोज दिस इज़ द, मैंने आपको बताया कि पुनेट स्क्वायर जो होता है वो आपका एक स्क्वायर होता है जिसमें सर्टन बॉक्सेस होते हैं एंड इसमें क्या होता है, हम पेरेंट्स के अलिल्स को यहाँ पे रखते हैं। सपोज पेरेंट्स एक क्या है, टॉल है, कैपिटल T, दूसरा पेरेंट्स स्मॉल रेसेसिव है। ठीक है, स्मॉल टी। ना इन दोनों के बीच में अगर हम क्रॉस करेंगे तो कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। ये कैसे हो रहा है? आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ऑलरेडी हम 10th में पढ़ चुके हैं कि हम पुनेट स्क्वायर कैसे क्रॉस करते हैं पुनेट स्क्वायर में। सो नो नीड टू एक्सप्लेन टू यू। सो रिजल्ट में हमें क्या मिला है, आपको ये क्रॉस करके आप देख सकते हैं। तो रिजल्ट में हमें F1 जनरेशन, सबसे पहले हमें जनरेशन में क्या मिल रहा है, सारे के सारे कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट जनरेशन में हमें, यानी पहली बार हमें रिजल्ट जो मिला कैपिटल, पेरेंट्स के क्रॉस को कराने पे हमें जो ऑफस्प्रिंग मिल रहा है वो कैपिटल T स्मॉल t मिल रहा है। तो ये आपका F1 जनरेशन हो गया। अब इसी को कैपिटल T स्मॉल t को लेकर के अगर हमने फिर से कैपिटल T यानी उसी के साथ में फिर से क्रॉस करा दिया तो पुनेट स्क्वायर में हम फिर से देखेंगे, यहाँ पे हम कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। अब इसको क्रॉस कराने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा F2 जनरेशन होगा। क्या होगा, हमारा F2 जनरेशन। ठीक है, तो F1 जनरेशन में हम हमेशा दो अपोजिट पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करते हैं और F2 जनरेशन में क्या होता है, जो F1 जनरेशन का रिजल्ट आता है उसी के साथ में सेल्फिंग करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, F2 जनरेशन। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्योर लाइन। द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। यानी एक ही जनरेशन के ऑर्गेनिज्म को अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। एज आई हैव टोल्ड यू कि F1 जनरेशन में जो हमें ऑफस्प्रिंग मिला था उसको उसी से ही दोबारा क्रॉस अगर हम करवा देते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। इसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, Pure line, if the cross is being done for many generations repeatedly and we get the same type of phenotype in every generation, then it is called as pure line. इसे हम क्या कहते हैं, pure line कहते हैं। ठीक है, सो ऐसा क्रॉस जो कि एक कैरेक्टर को लेकर के एटलीस्ट 5 जनरेशन तक अगर हम करवाते हैं और हमें सेम रिजल्ट मिलता है तो हम इसे क्या कहते हैं, प्योर लाइन कहते हैं। सपोज दिस इज, अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं कैपिटल T इंटू कैपिटल T, ठीक है ना, तो हमें F1 जनरेशन में अगर हम बात करें तो हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है, ये दोनों के बीच में कितना है कि कैपिटल T मिलेगा। फिर से अगर हम इसकी क्रॉस कैपिटल से करवा दें तो हमें फिर से रिजल्ट में क्या मिलेगा, TT। ठीक है, F2 जनरेशन हो गया। फिर F3 इसको भी अगर हम अगेन सेल्फिंग कर दें तो हमें F3 जनरेशन में भी कैपिटल T। ऐसे ही हम F5 तक, 5th जनरेशन तक अगर हमें रिजल्ट में कैपिटल T ही बार बार मिल रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज प्योर लाइन। इसे हम क्या कहते हैं, प्योर लाइन। यानी हमें किसी जनरेशन में कोई और रिजल्ट नहीं मिला, सेम वही रिजल्ट मिला जो कि F1 जनरेशन में था, फिर F2 जनरेशन में रिपीट हुआ, फिर F3 जनरेशन में रिपीट हुआ, देन अगेन F4 में एंड F5 में। तो 5 जनरेशन तक अगर एक ही रिजल्ट बार बार रिपीट होता है ऑफस्प्रिंग का देन इट विल बी कॉल्ड एज प्योर लाइन। इसे हम क्या कहते हैं, प्योर लाइन कहते हैं। Okay, so here the video ends. I hope this is clear
to you in the next part. We are going to discuss about the monohybrid cross and dihybrid cross and trihybrid cross and Mendel's laws, etc. So thank you. God bless you.